Assalamu alaikum students today's we discuss about DNA composition and DNA structure। स्टूडेंट आज के टॉपिक में हम एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे डीएनए की कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर डीएनए बना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट डीएनए है क्या। डीएनए बेसिकली जो है डीएनए इज़ अ पॉलीमर। डीएनए एक पॉलीमर है, ठीक है। तो डीएनए हमारे पास एक पॉलीमर है। तो पॉलीमर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। बिलफर्ज मैं आपको कहता हूँ कि ये एक डीएनए है और ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है। जो चीज़ें आपस में मिलती हैं, जो मॉलिक्यूल जो कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं उनको हम कहते हैं मोनोमर, और जो बड़ा कंपाउंड बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम कह देते हैं ये एक पॉलीमर है। तो बिलफर्ज ये डीएनए छोटे छोटे कंपाउंड से मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। इनको हमने क्या कह दिया है, ये यहाँ पर मोनोमर्स हैं और जो बना है वो है डीएनए है, और डीएनए एक पॉलीमर है, ठीक है। तो इस तरह से जो टू चेन्स आपस में मिलती हैं तो एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दो मोनोमर्स की चेन्स बनती हैं तो डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनता है। अब हम स्टूडेंट डीएनए को डिस्कस करने से पहले हमें ये जो छोटे यूनिट्स मिले हैं इनमें से एक यूनिट के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि ये जो यूनिट मिला है ये यूनिट कौन सा है। तो हम इस एक यूनिट को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इस एक यूनिट को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो आरएनए को हम कहते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड, तो डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो जो ये जो यूनिट्स मिले हैं इनका नेम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ से मिलके बना है और डीएनए बनाने के लिए कौन कौन सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर हैं। तो हम देखते हैं जो हमारे पास नंबर 1 पे आएगा कंपाउंड वो है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर। अब राइबोज जो शुगर है वो कौन सी शुगर है, पेंटोज शुगर है। कौन सी शुगर, पेंटोज शुगर। तो पेंटोज मीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, पेंटोज मीन 5 कार्बन शुगर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। जो राइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, वो 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर है। तो यानी कि 5 कार्बन इसमें होंगे। तो ये हमारे पास बन गई है पेंटोज शुगर या 5 कार्बन शुगर, ठीक है। जिसकी 1 पोजीशन पर कार्बन है, 2, 3, 4 और ये 5 जो है ये रिंग से आउटर कार्बन है, ठीक है। तो ये जो एक कंपोनेंट है फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का, वो है राइबोज शुगर या फिर पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन हैं, ठीक है। तो इसी तरह स्टूडेंट हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन और OH ग्रुप अटैच हैं, HOH ग्रुप अटैच हैं हर कार्बन के साथ, ठीक है। HOH अटैच है। तो मैं यहाँ सबके साथ शो नहीं कर रहा, रिंग जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। तो हर कार्बन के साथ HOH अटैच है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है एक जो रिंग के साथ ऑक्सीजन होगा, यानी कि रिंग की HO ग्रुप जो होगा वो एक रिंग में से O यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। O जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से हम डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी। डीऑक्सी मीन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रिंग की एक पोजीशन पर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास राइबोज शुगर था, पेंटोज शुगर, जिसको हमने देख लिया है कि डीएनए बनाने के लिए जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड हमें रिक्वायर है उसका जो कंपोनेंट्स हैं वो जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है राइबोज शुगर। तो सेकंड जो हम बात करते हैं, सेकंड है हमारे पास फास्फेट ग्रुप PO4 या फिर फास्फोरिक एसिड कहते हैं H3PO4, ठीक है। तो ये तो जनरली जो है हमारे पास इजी है, फास्फेट ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्ड चीज़ है वो है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस। अब हम इसको नाइट्रोजिनस बेस क्यों कहते हैं, अब ये ऐसी कंपाउंड्स हैं जिनके ऊपर नाइट्रोजन मौजूद होगा। ऐसे कंपाउंड है जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होगा, लेकिन उन कंपाउंड में जो है लोन पेयर भी मौजूद होंगे, यानी कि ये ऐसी रिंग्स होंगी जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होगा, ठीक है। यानी कि ये जो रिंग्स हैं इस तरह से होंगी, इनमें नाइट्रोजन मौजूद होगा और नाइट्रोजन के पास हमें पता है लोन पेयर मौजूद होते हैं। अब ये जो लोन पेयर हैं ये एज अ बेस डोनेट करेंगे तो उसको हम कहते हैं बेस,
ठीक है, जो कि दूसरों को लोन पेयर दे दे। तो ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि रिएक्ट करेंगे। तो नाइट्रोजनस बेसिस भी स्टूडेंट डीएनए में जो है दो तरह की होंगी, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो भी दो तरह की होंगी। एक तो मैंने आपको बता दिया ये जो सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। और इसी तरह जो है नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो दो तरह की हैं, ये मैंने आपको बता दी सिंगल रिंग। और इसी तरह से नाइट्रोजनस बेसिस होंगी डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस भी होंगी। तो ये हमारे पास डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इसके साथ भी नाइट्रोजन अटैच होंगे, ठीक है। तो ये जो डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं इसको हम कहते हैं प्यूरीन, ठीक है। और इनको हम कहते हैं इनको कहते हैं प्यूरीन, और इनको हम कहेंगे पायरीमिडीन। क्या कहेंगे? पायरीमिडीन एंड प्यूरीन। क्लियर है? तो स्टूडेंट हमारे पास जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास जो प्यूरीन नाइट्रोजनस बेसिस आएंगी इसमें हमारे पास जो है आएगी ग्वानिन साइटोसिन एंड थायमीन। साइटोसिन एंड थायमीन जो है हमारे पास इसमें आ जाएंगी। इसी तरह पायरीमिडीन में हमारे पास आ जाएंगी एडिनिन एंड गुआनिन। तो ये हमारे पास जो है नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अगर सिंगल रिंग होगी तो वो हमारे पास हो जाएंगी पायरीमिडीन, अगर डबल रिंग होंगी तो वो हमारे पास हो जाएंगी प्यूरीन, ठीक है। तो ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर थे। तो आपने याद रखना है यहाँ पर एक यूरासिल भी होगी, लेकिन यूरासिल को हम जस्ट आरएनए में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर डीएनए की न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जो स्मॉल यूनिट है, यानी कि ये वाला जो है हमारे पास एक मोनोमर बनाने के लिए जो कंपाउंड जो यूनिट्स रिक्वायर हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो वो यूनिट्स कौन कौन से हैं? राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर जिसको हमने कहा है 5 कार्बन वाली, और फास्फेट ग्रुप जो है फास्फोरिक एसिड से, और नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि प्यूरीन एंड पायरीमिडीन हमें रिक्वायर हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स जो कि हमें रिक्वायर है न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से आपस में कंबाइन होते हैं और डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे पास जो है नाइट्रोजनस बेस मैंने आपको कहा था राइबोज शुगर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दी है राइबोज शुगर यानी कि पेंटोज शुगर। तो मैं यहाँ पर कार्बन को शो नहीं कर रहा, लेकिन पोजीशन आपको बता दूंगा। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड कार्बन है, ये 4 कार्बन है, और यहाँ पर जो है रिंग से आउट में 5 कार्बन है, ठीक है। ये 5th कार्बन है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये जो हमारे पास पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर की जो फर्स्ट पोजीशन है, पेंटोज शुगर की जो फर्स्ट पोजीशन है, इसके ऊपर जो अटैच होगा वो क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेसिस मैंने आपको बता दी हैं, एडिनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है एंड थायमिडीन है। तो हम यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच कर देते हैं। मैंने एडिनिन अटैच कर दी, ठीक है। इसी तरह मैं आपको ये फर्स्ट पोजीशन पर मैंने बता दिया नाइट्रोजनस बेस अटैच है। तो अब हमारे पास जो है फास्फेट ग्रुप भी हो गया, नाइट्रोजनस बेस भी हो गया, फास्फेट ग्रुप रह गया, नाइट्रोजनस बेस भी हो गया और पेंटोज शुगर भी हो गया। अब जो 5 पोजीशन है इस पर फास्फेट ग्रुप अटैच होगा। क्लियर है? ये जो फास्फेट ग्रुप 5 पोजीशन पर अटैच है तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। जब हमारे पास राइबोज शुगर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइबोज शुगर अटैच हो किसके साथ? नाइट्रोजनस बेस के साथ। राइबोज शुगर अटैच हो नाइट्रोजनस बेस के साथ तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड हमें रिक्वायर है। तो जब राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाए, ये तीनों मिल जाएं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है ये हमारे पास बना है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने देखा कि ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कैसे बन गए, और डीएनए बनाने के लिए जो हमें रिक्वायर थी चीज़ें, जो मोनोमर हमें रिक्वायर थे वो कौन से थे? न्यूक्लियोटाइड। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसी तरह से छोटे यूनिट्स मिलेंगे और डीएनए का एक स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है। तो डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड है, तो एक स्ट्रैंड बनाने के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर है। अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगी, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड की जो चेन बनेगी उसको हम कहेंगे डीएनए का 1 स्ट्रैंड है। तो जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड आपस में मिलेंगे तो वो डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड के 2 स्ट्रैंड मिलने से डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया न्यूक्लियोटाइड कैसे बनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन गई है।
तो इसी तरह से हम न्यूक्लियोटाइड को मिलाते जाएंगे। कैसे मिलाना है, तो ये मैंने आपको फ़िलहाल न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं आपको मिलाकर भी दिखाता हूँ कि ये कैसे मिलेंगे आपस में। ये न्यूक्लियोटाइड है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच करवा दे, मैंने यहाँ पर ग्वानिन अटैच करवा दी है। 5 पोजीशन पर कौन सी अटैच होगा, फास्फेट ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट ये जो है नाइट्रोजनस बेस मैंने अगेन जो है अटैच करवा दी। नाइट्रोजनस बेसिस का आपने अटैच करवा देना है ग्वानिन, एडेनिन, यहाँ पर मैं थाइमिडीन लगा देता हूँ, ठीक है। आप कोई भी नाइट्रोजनस बेस लगा दें। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन? तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन में यहाँ पर शो कर रहा हूँ, क्योंकि पोजीशन हमें अभी आपको पता चलेगा पोजीशन क्यों ज़रूरी है, रिक्वायर है। तो ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस मैंने लगाकर जो है न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए हैं। बिलफर्ज में एक और लगा देता हूँ नाइट्रोजनस बेस, ताकि हम इसको एक्सप्लेन करें नेक्स्ट। तो ये मैंने एक और नाइट्रोजनस बेस लगाकर जो है कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है, ये मैंने 4 न्यूक्लियोटाइड आपके सामने स्टूडेंट शो कर दी हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स अब आपस में मिलेंगी। अब ये कैसे मिलेंगी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे मिलेंगे। ये जो फास्फेट ग्रुप है, ये वाला जो फास्फेट ग्रुप है, क्योंकि ये एसिड से है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको कहा था यहाँ पर HOH ग्रुप होगा। OH ग्रुप क्या होता है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है। ये जो OH ग्रुप है ये क्या था, अल्कोहलिक ग्रुप है। और जब अल्कोहल का बॉन्ड बनता है एसिड के साथ, अल्कोहल जब बॉन्ड फॉर्मेशन करे अल्कोहल के साथ, कौन सा बॉन्ड बनता है, कमेंट में आप बताएंगे। अल्कोहल जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ईस्टर फॉर्मेशन, ईस्टर बॉन्ड बनता है। वो जो लिंकेज बनती है वो ईस्टर लिंकेज होती है, क्योंकि ये बॉन्ड बना है फास्फोर एंड अल्कोहल, तो इसलिए हम इसको कहेंगे फास्फो, इस बॉन्ड को हम कहेंगे फास्फो डाई ईस्टर लिंकेज, ठीक है। तो फास्फोडाई ईस्टर लिंकेज बनेगा इसके एक नाइट्रोजनस बेस और दूसरी नाइट्रोजनस को जोड़ने के लिए। जो एक नाइट्रोजनस कह दिया, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरी न्यूक्लियोटाइड की आपस में लिंकेज होगी वो फास्फोडाई ईस्टर लिंकेज होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह जो थर्ड पोजीशन से OH ग्रुप होगा वो फास्फेट के साथ बॉन्ड बनाकर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड के साथ कंबाइन होती जाएगी, ठीक है। तो ये अभी हमने एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरी न्यूक्लियोटाइड के साथ आपस में जोड़ दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने देखा होगा, अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा। ये DNA का मैं सारा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो मैं आपको एंड पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करवाऊँगा, इसी पोजीशन पर करवा दूँगा ताकि आपको सारे वो पॉइंट्स आपके माइंड में रहें, ठीक है। तो ये मैंने एक स्ट्रैंड ड्रॉ कर दिया है, ये DNA का एक स्ट्रैंड आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। तो कहा जाता है कि जो DNA का स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिकल कहा जाता है इस तरह से, ठीक है। डबल हेलिकल इसको कहा जाता है यूं, ठीक है। डबल हेलिकल इसलिए कहते हैं कि जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि एक इस तरह से और दूसरा भी इसी तरह से, लाइक लेडर, जिस तरह से सीढ़ी में हम चढ़ते हैं छत के ऊपर, इस तरह से सीढ़ी कुछ जा रही होती है, वो इसी तरह से इसी शेप में होती है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है DNA का जो स्ट्रक्चर है लाइक लेडर। तो ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये एक स्ट्रैंड हमारे पास ये आ गया, तो ये भी कहा जाता है कि अगर एक स्ट्रैंड जो है वो 5-3 है और दूसरा हमारे पास होगा 3-5। अब ये 5-3 और 3-5 क्या चीज़ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो ओपन एंड है वो कौन सी पोजीशन पर है, 5 पोजीशन पर है। ओपन एंड कौन सी पोजीशन पर है, 5 पोजीशन पर है। यहाँ पर जो हमारे पास एंड है वो कौन सी पोजीशन पर है, 3 पोजीशन पर है। तो इसी तरह जो हमारे पास एक स्ट्रैंड बना है वो कौन सा बन गया, 5-3। एक एंड 5 पोजीशन पर है, दूसरा 3 पोजीशन पर है। अब जो हम सेकंड स्ट्रैंड DNA का ड्रॉ करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन करने के बाद, वो 3-5 बनेगा। यानी कि यहाँ पर जो आएगी न्यूक्लियोटाइड उसका जो एंड होगा वो 3 होगा और जो यहाँ पर आएगी वो 5 होगा। तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली ड्रॉ करके, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैं अभी इसको एंटी पैरेलल में ड्रॉ करूँगा, क्योंकि मैं आपको कुछ पॉइंट्स एंड पे रिवाइज़ करूँगा जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने DNA का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये स्टूडेंट पोजीशन 5 है। और 5 पोजीशन पर मैंने आपको कहा था फास्फेट ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। और 1 पोजीशन पर कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी। और नाइट्रोजनस बेस कौन सी है,
कोई भी अटैच करवाते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ जब आपने सेकंड स्ट्रैंड ड्रॉ करवाना है तो आपको एक बात मद्देनज़र रखनी पड़ेगी, एक बात को माइंड में रखना है कि जो एडेनिन है जब बाइंडिंग होती है तो बाइंडिंग हमेशा स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो एडेनिन की जो स्पेसिफिकेशन है वो एडेनिन की जो बाइंडिंग है वो हमेशा थाइमिडीन के साथ होगी। एडेनिन की जो बाइंडिंग है वो थाइमिडीन के साथ होगी। तो सेकंड स्ट्रैंड ड्रॉ करवाते हुए आपने एडेनिन के सामने जो न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करवानी है वो थाइमिडीन करवानी है, ठीक है। अगर गुआनिन आएगी तो गुआनिन की जो बाइंडिंग है स्पेसिफाई है वो किसके साथ, साइटोसिन के साथ है। तो ये बात आपने याद रखनी है, क्लियर है। तो अब मैं आपको सेकंड जो है न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में ड्रॉ करवाता हूँ। तो ये हमारे पास सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है और 5 पोजीशन पे फास्फेट ग्रुप अटैच है। तो मैंने स्टूडेंट आपको कहा था कि ये जो थर्ड पोजीशन पर OH ग्रुप है वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के ज़रिए बॉन्ड बनाएगा फास्फेट ग्रुप के साथ। तो ऐसे ये से इसी तरह ये न्यूक्लियोटाइड्स भी आपस में मिल जाएंगे। तो ये आप देखें एक न्यूक्लियोटाइड जो है दूसरी न्यूक्लियोटाइड के साथ थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज आपस में बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो आएगी हमारे पास, मैंने आपको कहा था अगर यहाँ पर गुआनिन है नाइट्रोजनस बेस तो यहाँ पर आएगी साइटोसिन, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको एक और न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है न्यूक्लियोटाइड आ गई है। इसी तरह से ये पोजीशन कौन सी थी, 3। तो 3 पोजीशन जो है फास्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाकर यहाँ पर जो है हमारे पास जो है थाइमिडीन है तो यहाँ पर एडेनिन आएगी, ठीक है। तो ये बात स्टूडेंट आपने याद रखनी है, थाइमिडीन एडेनिन के साथ बाइंडिंग करेगी, ये स्पेसिफिकेशन है, क्लियर है। तो ये 5 पोजीशन पर अगेन क्या आ जाएगा, फास्फेट ग्रुप आ जाएगा। तो ये फास्फेट ग्रुप जो है एक और न्यूक्लियोटाइड के साथ इसी तरह से बॉन्ड बनता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये साइटोसिन है, यहाँ पर गुआनिन आएगी। तो अब इनकी बॉन्डिंग भी मैंने आपको बतानी है कि ये किस तरह से बॉन्डिंग करेंगे। तो ये 5 पोजीशन पर क्या आ जाएगा, फास्फेट ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो जी स्टूडेंट मैंने आपको कहा था ये एंड जो है वो डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो 5-3 है, 5 और एंड जो है 3 है। यहाँ पर देखिए जो ओपन एंड है वो क्या है, 3 है और यहाँ पर जो ओपन एंड है वो हमारे पास क्या आया है, 5 है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया 5-3 एंड 3-5। उम्मीद करता हूँ आपको 5-3 और 3-5 की भी समझ आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैंने आपको बताना है कि ये जो नाइट्रोजन डीएनए का एक स्ट्रैंड बन गया ये हमारे पास और दूसरा स्ट्रैंड बन गया ये, यानी कि एक स्ट्रैंड हमारे पास जो है इस तरह से बन गया है, ठीक है, और दूसरा स्ट्रैंड हमारे पास इस तरह से बन गया है। अब ये आपस में कंबाइन होंगे तो डीएनए हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो ये एक चेन बन गई है जैसा कि मैंने आपको ये कहा था, दूसरी चेन ये बन गई है, ठीक है, ये दूसरी चेन है, ये 5-3 थी और ये 3-5 है। अब ये दोनों चेन्स आपस में इस तरह से बॉन्डिंग बनाएंगी तो ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड बन जाएगा जो कि डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो ये डबल स्ट्रैंड बनेगा तो हमारे पास डीएनए बनेगा। तो अब हम इनकी बॉन्डिंग करवाते हैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग कैसे होगी, एडेनिन और थाइमिडीन के पास बॉन्ड बनेगा वो बनेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके जो बिटवीन में बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पता है यहाँ पर बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस में नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजनल ग्रुप भी है और यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टू पार्शियल पॉजिटिव आयन। तो हमारे पास यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आयन भी है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो इसलिए यहाँ बॉन्डिंग कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जब गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर 3 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा और एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये आपने थोड़ा क्लोज करके बनाना है स्टूडेंट, स्ट्रक्चर जो है डबल हेलिक्स, ताकि आपको इजीली आप एक्सप्लेन कर सके। मैंने तो थोड़ा इसलिए ओपनली बनाया ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये थाइमिन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये 5-3 एंड बन गया और ये 3-5 एंड बन गया, ये 3-5 एंड बन गया और ये 5-3 बन गया, क्लियर है स्टूडेंट। तो अब मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दिया है डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स कैसे मिलती है और डीएनए कैसे बनता है। तो अब मैं आपको कुछ नोट्स और कुछ समराइज़ करता हूँ, इस टॉपिक को एंड करते हैं। समरी क्या होगी इस टॉपिक की, तो समरी स्टूडेंट ये है, 2 साइंटिस्ट थे, एक वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक उन्होंने ये मॉडल जो है डीएनए का प्रपोज किया था, डीएनए को एक्सप्लेन किया था इन 1953
1953 में 1953 में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जिसकी वजह से इनको 1962 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था 1962 में इस मॉडल को एक्सप्लेन करने की वजह से। इस मॉडल में इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, आपको मैं पॉइंट्स बताता जाता हूँ। इन्होंने कहा था कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल मैंने आपको बता दिया है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। फिर उन्होंने कहा था लाइक अ लेडर, जिस तरह से सीढ़ी होती है इसी तरह से इनका स्ट्रक्चर है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये जैसे सीढ़ी की तरह से है, ठीक है। थर्ड इन्होंने पॉइंट कहा था जो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड हैं, 2 हेलिकल्स हैं, जो आपस में जब ये मिलते हैं तो ये एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि 5-3 एंड 3-5 जो है मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन किया वो यही था। इनके जो स्ट्रैंड हैं ये आपस में कैसे मिलेंगे, एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल फॉर्मेशन होगी इनके डीएनए के स्ट्रैंड की, ठीक है। फिर इन्होंने कहा था कि जो इनकी बॉन्डिंग है वो स्पेसिफिकेशन होगी, यानी कि हमेशा एडेनिन बॉन्ड बनाएगी थाइमिडीन के साथ, गुआनिन बॉन्ड बनाएगी साइटोसिन के साथ, एडेनिन बॉन्ड बनाएगी थाइमिडीन के साथ, गुआनिन बॉन्ड बनाएगी साइटोसिन के साथ, ठीक है। फिर इन्होंने कहा था एडेनिन और थाइमिडीन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, गुआनिन और साइटोसिन के बिटवीन में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये कुछ पॉइंट्स थे वाटसन एंड क्रिक ने जो एक्सप्लेन किए थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो ये मैंने सारा टॉपिक आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है, डीएनए की कंपोजिशन, उसके कंपोनेंट्स और उसका सारा स्ट्रक्चर। लेकिन फिर भी आपको कुछ पूछना हो स्टूडेंट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।